हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ओके होंगे। अब पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स जो थे, मेंडल्स लॉ जो थे हमारे, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। हमने फर्स्ट लॉ या उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं और उसी को हम बोलते हैं एक जीन की वंशागति। अब अगर हम लोग बात करें मेंडल के प्रथम नियम की, तो मेंडल ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया था? हमें प्रभाविता के नियम के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में जाते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वही लक्षण जाएंगे जो प्रभावी होते हैं। और उन लक्षणों को जानने के लिए आपको जो इससे पहले की वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, तब आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो, वरना आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे मेंडल के प्रथम नियम की, जो हमने कंप्लीट कर चुका है। उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन के केस हैं, अपवाद क्या हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो मेंडल के प्रथम नियम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के प्रथम नियम के अपवाद की। यही आपकी हेडिंग है, शीर्षक आज का जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, क्या है? प्रभाविता के नियम के अपवाद। यानी प्रभाविता का नियम कौन सा था कि अगर हम किसी लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो अब F1 जनरेशन में संभवतः प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी लंबे पौधे ही जनरेट होंगे। ये हमारा था प्रभाविता का नियम। ठीक है, उसमें दो अपवाद आते हैं, दो है ये, आपको इंपॉर्टेंट यहीं से आपसे 99% क्वेश्चन यहीं से बनता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आखिर ये है क्या अपवाद। अपवाद का मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कोई चीज, एक रूल कानून बनाया जाए और उस कानून की जो मतलब कि कानून के दायरे में रहकर कोई काम नहीं करता है, अलग हटके कोई कार्य करता है, तो उसके एक्सेप्शन के केस में आता है। ठीक है, तो इसके भी नियम के अपवाद है। सबसे पहला नियम जो है वो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या है आपका? सह प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां समझिए आप। अगर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ पहले इसकी बात कर रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता की, इसमें हम लोग ये लिखेंगे थ्योरी में कि मेंडल के इस नियम के अनुसार F1 जनरेशन में क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देगी। यानी पूरी तरीके से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, प्रभावी लक्षण, वो वहां नहीं दिखेगा। ठीक है, वहां प्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा और अप्रभावी लक्षण भी नहीं दिखेगा, तो क्या हो गया? वो अपूर्ण प्रभाविता हो गई, यानी प्रभावी लक्षण नहीं देखा है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने स्नैप ड्रैगन दिया है। इसका जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, एग्जाम्पल वो दिया है स्नैप ड्रैगन। ठीक है, ये है। तो ये जो प्लांट होता है आपका स्नैपड्रैगन का, इसे समझ लीजिए। इसमें क्या लिया था मेंडल ने? इसमें इन्होंने क्या देखा? इन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। क्या? एक तो इन्होंने रेड कलर फ्लावर लिया था, दूसरा इन्होंने लिया था व्हाइट कलर फ्लावर, जिसमें आपको पता है कि प्रभावी लक्षण में, एक सेकंड, आपको पता है कि प्रभावी लक्षण हमेशा कैपिटल लेटर में और अप्रभावी लक्षण हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा है। अब इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें अब हम क्या करें? ये तो हमारे एलील हो गए, ये हमारे क्या हो गए? ये एलील हो गए। एलील के बाद हमें जीन या गैमेट बनाना है।
तो यहाँ से हम कैपिटल आर निकाल लेंगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल आर। ये हमारे क्या हो गए दोनों, ये हमारे दोनों गैमीट हो गए। ये हमारे क्या है, ये एलील्स होते हैं, एलील्स जो मैंने आपको बताया था। और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी गैमीट होती है, जीन भी बोलते हैं। अब इनका दोनों क्या होगा, इनका दोनों का क्रॉस कराया जाए F1 जनरेशन में, क्या बना लेंगे हम, आर आर। ये चीज समझ में आई होगी ना आपको। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें अभी इसका नाम अगर मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार देखें तो क्या बनना चाहिए, मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार ये जो नाम है वो कैसा, रेड डॉल्फ होना चाहिए प्रभावी नियम के अनुसार। ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ये डोमिनेंट है, ये आपका रेसेसिव है, रेसेसिव कैरेक्टर है। अब इसमें क्या है, अगर इसके अनुसार देखें मेंडल के नियम के अनुसार, तो इसमें कौन सा रेड कलर फ्लावर आना चाहिए, लाल रंग के पुष्प आने चाहिए। ये इसको हम लोग बैगनी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ने बैगनी कलर दिया है इसमें, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ क्या आता है, यहाँ कलर बनता है पिंक। कौन सा बनता है, आल जो आपके मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे। तो ये फॉलो नहीं करता। आप क्या मतलब हो गया, ना तो प्रभावी दिखा ना दिखा अप्रभावी, तो प्रभावी नहीं है इसलिए तो कैसा अप्रभावी है। क्यों, क्योंकि पिंक कलर को व्हाइट और सफेद और लाल या बैगनी दोनों को मिला के आपका पिंक कलर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको, यही आपका क्या है, यही शो करता है कि ये आपका एक्सेप्शन का केस है, क्योंकि यहाँ बनना चाहिए रेड कलर। अगर इसी का अगर हम लोग ये तो हमारी F1 जनरेशन हो गई, कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब अगर हम इसका क्रॉस F2 जनरेशन में करा लें तो आ जाइए पुनेट स्क्वायर पे, F2 जनरेशन में क्या बनेगा, ये है ना सेल्फिंग क्रॉस होगा, इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम सेल्फिंग क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस है, सेल्फिंग क्रॉस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यही तो गैमीट है दोनों, तो ये देखो आपके ये वाला गैमीट है, मैंने यहाँ लिख ली, अब बना दी इनकी क्या, इनकी बना दी क्या, जो बन गए थे। अगर हम इसको मेल मानते हैं तो ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस करा लो, तो ये आर, ये आर आर, ये आर आर, और ये यही तो बनेगा। अब देखते हैं इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, ये F2 जनरेशन, कौन सी है, F2 जनरेशन, ठीक है। अब इनका रेशियो देखो, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशियो में क्या हुआ, देखो यहाँ काउंट इसका जीन मैप देख लेते हैं हम लोग, ये अलग है बिल्कुल, लेकिन कलर कैसा भी एक लिख दिया गया, ये दोनों एक से हैं, दो लिख दिया गया, और ये इसका जीनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो देखो बेटा, ये रेड होगा और ये दोनों कैसे होंगे, पिंक, ये पिंक, ठीक है। तो यहां कैसा आ जाएगा, 1:2:1, यही तो आएगा। जबकि मेंडल के प्रथम नियम में आपने क्या देखा था, जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, फिनोटिपिक रेशियो नहीं 1:2:1 था, और फिनोटिपिक में 3:1 था, यही तो था, नहीं हो तो आप देख लीजिए, अभी यही था ना फर्स्ट नियम का, प्रभाविता के नियम का रेशियो। अब ये देखिए यहाँ पे इसका अनुपात भी चेंज हो गया, तो ये मेंडल के प्रथम नियम को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, स्नैपड्रैगन का। जितने भी इस स्पीसीज के मेंबर हैं आपके, वो सब इसी प्रकार से आएंगे। ये एनसीईआरटी ने दिया है। वैसे इसका एग्जाम्पल एक मिराबिलस जलापा भी, जिसे गुलावास बोलते हैं, मिराबिलस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, सेकेंड एक्सेप्शन कौन सा है, कोडोमिनेंस। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है और ध्यान से समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप,
ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे एक मतलब कि पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है वो आप समझेंगे आप। मान लीजिए मैं इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, ये मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं उनके, ठीक है। मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे ये ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें एंटीजन ए होगा, इसका भी एंटीजन ए होगा, ठीक है। और इसकी जो आरबीसी होंगी क्या होंगी, उसमें सभी में एंटीजन ए होंगे, बहुत सारे एंटीजन ए होंगे, ये एंटीजन इसमें एक ही है। दूसरा व्यक्ति है कोई, मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी होगा उसमें, ठीक है। अब इसकी जो आरबीसी है उसमें सारे के सारे क्या होंगे, एंटीजन बी है। बात समझ रहे हैं? ये समझा रहा हूं, पहले क्रॉस कैसे बनाना बता दूंगा मैं आपको भी, ऐसे ही बनाना भी इसको ये। अब ये क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 10 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 10 होगा, ये मेल है, ये फीमेल होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या कराना है, इन दोनों के बीच होना है क्रॉस। इसकी आरबीसी में एंटीजन ए है, इसमें बी है। अगर इसका क्रॉस होता है इस तरीके से, देखिए इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों एंटीजन शो करेंगे, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। इसकी जो आरबीसी होगी उसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी होगा, सभी एंटीजन होंगे इसमें कॉमन। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पे सह का मतलब होता है साथ साथ, और प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी लक्षण जो साथ साथ अगली पीढ़ी में भी जा रहा है। मेंडल के इस नियम के अनुसार प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में हमें एक साथ दिखाई देते हैं, इसलिए इस नियम को सह प्रभाविता का नियम कहते हैं या कोडोमिनेंस कहते हैं। देखिए ये वाला प्रभावी था, ये प्रभावी था, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, और ये अप्रभावी है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा नियम हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो कैरेक्टर होंगे, चाहे आपके डोमिनेंट हो या फिर आपके रिसेसिव हो, दोनों कैरेक्टर एक साथ क्या होंगे, पूर्ण रूप से अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। अब इसी में एक आपका और टॉपिक आता है, वो है मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। तो वो आप लोगों को इसी से समझना है, मल्टीपल एलील क्या होते हैं। देखो यही समझा दे रहा हूं मैं आपको, इसको यहां समझिए। जैसे हर एक क्रोमोसोम में देखा जाए तो केवल और केवल दो ही एलील एक जीन पे एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बन तो तीन जाते हैं, लेकिन रहेंगे दो ही। बनने के लिए यहाँ पे तीन बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस वाले को, तो हम इसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने देखा, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, किताब निकाल के देखिए एनसीईआरटी की। अगर हम इनका सबका क्रॉस कराएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि I0 और I0 बन जाएंगे, ये वाला यानी आई वाला बन जाएगा, और आई ब्लड ग्रुप O को शो करता है, तो तीन बन गए। अगर एक तो फॉर्मेट लिखने का इनको ये होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट हमारे पास जो होता है ब्लड ग्रुप ए को शो करने का, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, एंटीजन ए और एंटीजन आई, ऊपर आई का भी सिंबल होता है इसका मतलब इसमें, तब भी हम इसे मतलब कि ब्लड ग्रुप ए में ही लेंगे। और बी में बात करें तो बी में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो ये भी हमारा क्या है, बी वाला ही पार्ट होगा, यानी बी ब्लड ग्रुप ही होगा। अब हम इनका क्रॉस कराएं, इन दोनों का मान लीजिए क्रॉस करा लिया मैंने इन दोनों का, तो आप यहाँ पे पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करके इनका क्रॉस करा सकते हो। पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करके देखो, अगर हम पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करें यहाँ पे, आप इसे समझिए ध्यान से। देखो पुनेट स्क्वायर में आई ए और आई इस तरीके से, आई ए और आई, ये तो है, इसको बना लो।
इसको बनाने के लिए हमें इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। देखो आई, दोनों पे ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया और आई। यहाँ देखो ए आ गया, आई आ गया और ए आ गया, और यहाँ देखो आई आ गया और ये जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप ओ, तो 3 बन गए ना, मतलब बन तो 3 सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, मल्टीपल एलिज्म का मतलब होता है कि 2 से अधिक एलील्स का बनना, वो मल्टीपल एलिज्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है। अब देखो आगे, अब इसमें मल्टीपल का मतलब क्या, 2 तो हमारे पास थे ए और बी, तीसरा और बन गया तो 2 से अधिक हो गए ना, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स का निर्माण होना। लेकिन ये ध्यान रखना, एक क्रोमोसोम पर केवल 2 एलील ही रह सकते हैं, 2 से अधिक नहीं रह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो जो था आज का, वो था एक्सेप्शन, प्रथम नियम का अपवाद क्या है मेंडल्स के, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो सुझाव है वो हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मेरे पास। आपका सुझाव जो होगा या आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।